हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट IQ। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CHSL 2025 के लिए जी की जीएस क्लास। और ये जो हमारी सीरीज है, इसका नाम है, हमारी सीरीज का नाम है ऑपरेशन CHSL, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं जी के जीएस के, जो कि SSC CHSL ने पिछले सालों में पूछे हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आज के क्वेश्चन 2 जुलाई 2024 शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन लिए गए हैं जी के जीएस के। और ये जो है तो इसकी 6वीं क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लासेस कर चुके हैं ऑपरेशन CHSL के तहत। ठीक है, ऑपरेशन CHSL के तहत हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं और ये इसकी 6वीं क्लास है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं 2 जुलाई 2024 शिफ्ट सेकंड में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने किबीथू गांव से जीवंत गांव कार्यक्रम शुरू किया, जो डैश में स्थित है। तो किबीथू गांव में एक भारत सरकार ने जो है तो जीवंत गांव कार्यक्रम शुरू किया था। ये कहाँ पर स्थित है? तो किबीथू कहाँ पर स्थित है? तो जो स्थित है ये कहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर हम पूछें कि जो किबीथू है, तो किबीथू जो है तो ये भारत का सबसे पूर्वी छोर कहा जाता है। क्या पूर्वी छोर कहा जाता है? किबीथू। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ये 2022 में आई थी, सितंबर में लॉन्च हुई थी। ये किसने? तो ये लिखी थी रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कौन है? तो रामनाथ कोविंद जो है तो हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति थे। कौन से? 14वें नंबर के राष्ट्रपति, यानी 14th नंबर प्रेसिडेंट थे। और इसके अलावा जो है ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। दूसरे दलित राष्ट्रपति और 14वें राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, जिन्होंने सितंबर में लिखी थी अंबेडकर एंड मोदीज रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये किताब लिखी थी रामनाथ कोविंद ने। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि APJ अब्दुल कलाम, यानी अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो ये भारत के जो है तो ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, भारत के ये वैज्ञानिक थे। APJ अब्दुल कलाम को जो है तो भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन, क्या भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है इनको। और जो है ये अब्दुल कलाम जो है तो ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कौन से? 11वें राष्ट्रपति। 11वें राष्ट्रपति एंड तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और जो APJ अब्दुल कलाम है ये 2002 से लेकर 2007 तक जो है तो ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इसके अलावा जो APJ अब्दुल कलाम है इनको प्रेसिडेंट से पीपल, यानी जनता का राष्ट्रपति, क्या जनता का राष्ट्रपति, जनता जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। और APJ अब्दुल कलाम है जो तो भारत के पहले स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, मिसाइल प्रोग्राम के जनक इनको कहा जाता है। किसको? APJ अब्दुल कलाम को। और APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने कुछ किताबें लिखी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, फिर इसके अलावा टर्निंग पॉइंट्स हैं, इंडिया 2020, यू आर बॉर्न टू बिलोज में। ठीक है, ये सारी किताबें लिखी गई हैं APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। फिर हम बात करते हैं प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल ये भी हमारे देश की 12वीं राष्ट्रपति। ठीक है, हमारे देश की 12वीं राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये। और ये कब से कब तक? तो ये 2007 से लेकर 2012 तक जो है तो भारत की राष्ट्रपति रही। पहली महिला राष्ट्रपति है कौन? प्रतिभा देवी पाटिल। और जो प्रतिभा पाटिल हैं ये जब राष्ट्रपति बनी उससे पहले जो है तो 2004 से लेकर 2007 तक जो है तो ये राजस्थान की राज्यपाल भी रही हैं। फिर हम बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है, पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति एंड दूसरे राष्ट्रपति और सबसे लंबे समय तक ये उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है,
उपराष्ट्रपति सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे, ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक ये राष्ट्रपति रहे, ये 1952 से लेकर 1962 तक, यानी लगभग 10 साल जो है तो ये भारत के राष्ट्रपति रहे, और फिर उसके बाद जो है ये राष्ट्रपति भी बने थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको भारत रत्न मिला 1954 में, ठीक है। तो ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। 3 लोगों को जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी, इन 3 लोगों को दिया गया था। तो पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता 1954 में दिया गया था। और इनकी जो जयंती होती है, ये इनकी जयंती होती है 5 सितंबर, ठीक है। 5 सितंबर को इनका बर्थ डेट होता है, और इसी दिन जो है तो हम अपने देश में शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है तो आप इनको नोट कर लेंगे, और जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है तो जो आपने नोट किया है, नोट में लिखा है, तो आप उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो चीज़ें हैं तो बार बार याद हो, अच्छे से हो जाए, आपको बार बार कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला। ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ और आप रिवाइज ना करें, सीधे एग्ज़ाम में जाकर देखें, तो इस तरीके से जो है तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो वीडियोज़ कोई भी होती है, या आप हमारी देखते हैं या किसी और की भी देखते हैं, तो रिवाइज जो है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा रिवाइज करते रहें, ठीक है। कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज आपको ज़रूरी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किसी पंक्ति की कोशिकाओं के कंटेंट को चुनने और फिर डिलीट बटन पर क्लिक करने पर क्या असर होगा? तो इसका जो असर होगा, तो चुनी गई सभी कोशिकाओं में प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी, ठीक है। ये होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी एकमात्र जो भारतीय खिलाड़ी हैं, तो ये है साइना नेहवाल। कौन? साइना नेहवाल, जिन्होंने विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी बैडमिंटन में। अगर हम बात करें साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में, ठीक है, 2012 लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने जो है ये कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने कांस्य, ठीक है, कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था साइना नेहवाल में। फिर इसके अलावा ज्वाला गुट्टा और ऋतुपर्णा दास, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु जो है तो ये भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने 2016 का रियो ओलंपिक्स में, ठीक है, इसमें जो है तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, यानी रजत, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता। और 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में जो है इन्होंने, टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे 2020 में, इसमें इन्होंने जो है तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कांस्य पदक जीता, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। और ये पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने जो है तो 2 लगातार ओलंपिक्स में मेडल इन्होंने जीते। कौन? पीवी सिंधु, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकोषीय घाटे को कम करना, सब्सिडी को कम करना, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना, या निर्यात बढ़ाना? तो राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का जो उद्देश्य था, तो ये था राजकोषीय घाटे को कम करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई है? गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधाकर और संगीत दर्पण। तो ये लिखी गई है संगीत सुधाकर, ठीक है, संगीत सुधाकर, ये हरिपाल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब, तो पर्वतीय वर्षा कब होती है? तो वायु द्रव्यमान अंतर उष्णकटिबंधीय कन्वर्जन जोन में टकराते हैं, नहीं। भूमि पर एक चक्रवात आता है, ये भी गलत है। फिर गर्म हवा पारंपरिक धाराओं में ऊपर उठती है, ये भी गलत है। संतृप्त वायु द्रव्यमान पहाड़ के पार आता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। जब संतृप्त वायु द्रव्यमान पहाड़ के पार आता है तब होती है पर्वतीय वर्षा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प बड़े पैमाने पर उद्योगों को डैश टुकड़ों में वर्गीकृत करता है। तो जो 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प है, ये उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करता है? तो ये करता है 4। कितने? 4, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम जो है तो 2005 में, कम 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? तो हम पहले कथन पढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पर ऑप्शन से देखते हैं कौन सा गलत है। तो संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, नहीं, ये गलत है। क्योंकि ये जो है तो संविधान जो है तो प्रधानमंत्री को आपातकाल की घोषणा करने की नहीं, बल्कि किसको? ये राष्ट्रपति को देता है। किसको? राष्ट्रपति को जो है ये देता है अधिकार, ठीक है। तो ये पहला तो गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी और
ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गया क्योंकि पहला ही गलत है और हमें हमारे पास बचे दो ऑप्शन। पढ़ते हैं। समाज के वंचित वर्गों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण नीति, ये वाला बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का कोई अधिकार नहीं है, नहीं ये वाला गलत है, ठीक है। और संविधान सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रावधान करता है, ये वाला सही। तो यहाँ पर ऑप्शन वन और ऑप्शन थर्ड जो है ये गलत है, तो ऑप्शन थर्ड वन और थर्ड, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो आपातकाल है, तो हमारे देश में कितने प्रकार का, 3 प्रकार का आपातकाल लगता है, ठीक है, 3 प्रकार का, ठीक है, 3 प्रकार का आपातकाल है। और जो आपातकाल है उसकी घोषणा कौन करता है, ये घोषणा करता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। कभी भी प्रधानमंत्री नहीं करेगा इसकी घोषणा, सिर्फ राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ और यह भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। अगर हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी तो एक अधिनियम आया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ठीक है, ये आया था। इसके तहत जो है तो 1 अप्रैल 1935 को जो है तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में और इसका हेडक्वार्टर भी कलकत्ता में था। फिर इसका बाद में हेडक्वार्टर कलकत्ता से हटाकर कहाँ पर, मुंबई कर दिया गया। कहाँ पर, मुंबई कर दिया गया। और आज के टाइम पर भी जो है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। अगर हम बात करें कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 में। कब, 1 जनवरी 1949 को जो है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो छऊ, तो छऊ जो है ये 3 प्रकार का छऊ होता है। कितने प्रकार का जो छऊ होता है, ये 3 प्रकार का नृत्य होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का नृत्य होता है। कौन कौन सा नृत्य होता है, एक तो होता है सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, ठीक है। फिर उसके बाद होता है पुरुलिया छऊ, और एक होता है मयूरभंज छऊ। और ये जो छऊ है ये तीन तीन छऊ अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। अगर हम बात करें सरायकेला छऊ, तो ये कहाँ पर, ये झारखंड में होता है, झारखंड। फिर होता है पुरुलिया छऊ, तो ये होता है कहाँ पर, ये होता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और मयूरभंज छऊ ये होता है कहाँ पर, ये होता है ओडिशा में। कहाँ पर, ओडिशा में। तो ये है 3 छऊ, तो इन तीनों को याद रखेंगे। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और केरल। तो जो गुजरात के हिसाब से दिया है सिर्फ झारखंड ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड में कौन सा, झारखंड में मनाया जाता है सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, और मयूरभंज छऊ ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का त्योहार है जो फसल का मौसम शुरू होने का संकेत देता है, 10 दिनों तक चलता है और इसमें स्नेक बोट रेस आदि होती है। तो केरल का ये त्यौहार है जो कि 10 दिनों तक चलता है, ठीक है। और इसमें जो जो जब फसल की शुरुआत होती है तो फसल का मौसम शुरू होने का संकेत देता है, 10 दिनों तक चलता है और इसमें बोट रेसेस भी होती हैं। तो कौन सा त्यौहार है, तो ये त्यौहार है ओणम त्यौहार। कौन सा, ओणम त्यौहार, जो कि केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो ओणम त्यौहार है ये किसके लिए समर्पित है, तो जो विष्णु के अवतार थे, विष्णु अवतार जिनका नाम था क्या, बामन, क्या बामन। और इसके अलावा एक असुर राजा होता था महाबली, ठीक है, महाबली। इन दोनों को यानी विष्णु के अवतार बामन और असुर थे एक राजा महाबली, इनको जो है तो ये समर्पित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एमएस एक्सेल फंक्शन किस प्रकार के डेटा पर काम कर सकते हैं, तो एमएस एक्सेल फंक्शन किस प्रकार के डेटा पर काम कर सकते हैं, सेल के रेंज या सेल के समूह, केवल बाहरी डेटा स्रोत, केवल पूरी वर्कशीट या केवल व्यक्तिगत सेल। तो ये किस कर सकता है, सेल की रेंज या सेल के समूह तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, तो 2011 की जो हमारे देश में आखिरी बार जनगणना हुई थी 2011 में, उसके तहत जो है तो भारत में कितने राज्य हैं, तो जिले हैं, तो उसमें जो है तो भारत में 640 जिले हैं। कितने, 640
जिले हैं। अगर हम बात करें कि जो भारत की पहली जनगणना हुई थी, जो कब हुई थी, तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो भारत में पहली एक जनगणना हुई थी, ये 1872 यानी 1872 में हुई थी वायसराय मेयो के समय। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना यानी पूरी जनगणना कब हुई, तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में वायसराय रिपन के समय पर। और जो हमारे देश में अभी लास्ट जनगणना हुई है 2011 में हुई, इसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण जो है तो ये जो है जनगणना ये नहीं हो पाई। अब हमारी जो जनगणना है ये 2026 में होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो यानी द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का उदाहरण है पीतल, सिरका, आयोडीन का टिंचर या कांसा। तो ये है द्रव में ठोस प्रकार का, तो ये है आयोडीन का टिंचर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण भोपाल शहर में किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो है तो भोपाल शहर में किस वर्ष है? तो 2023 में। कब? 2023 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड से संबंधित कौन सा लोक संगीत नहीं? तो नागालैंड से संबंधित नहीं है लोक संगीत, कौन सा है? हेरी लेऊ, हेलियांप लेऊ, न्योगा या न्यू लेऊ। तो ये है न्योगा। कौन सा? न्योगा जो है तो ये नागालैंड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 66वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2022-23 का आयोजन स्थल नहीं था? तो जो 66वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2022-23 हुए थे, इसका आयोजन कहाँ पर नहीं हुआ था? ग्वालियर यहाँ पर हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, भोपाल में भी, तो लुधियाना में नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि लुधियाना में जो है ये इसका आयोजन नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित स्थानों के समूहों में से किसमें दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? भोपाल, इंदौर, जम्मू कश्मीर, जयपुर और जैसलमेर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ये होता है बहुत कम तापमान में अंतर होता है दिन और रात के चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी कोशिकाएं गति में कैसे मदद करती हैं? तो जो मदद करती हैं, कोशिकाओं का रक्त प्रवाह गति में मदद करता है? नहीं। फिर कोशिका परत की मोटाई गति में मदद करती है? ये भी नहीं। अंदर के जहाजों की परत गति में मदद करती है? ये भी बिल्कुल गलत है। इन कोशिकाओं के संकुचन और स्थलन के परिणाम स्वरूप गति होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने एक विधान परिषद के निर्माण के पक्ष में एक तदर्थ समिति की रिपोर्ट का समर्थन करने वाला प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था कहाँ पर? पश्चिम बंगाल सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं? तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, फिर या एकीकृत ग्रामीण विकास योजना है। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, तो यह है ऑप्शन बी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित? तो अनुच्छेद 20 जो है तो ये एक मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद है, और जो है तो ये किसके? तो ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी नहीं, इसका राइट जो आंसर है तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अगर कोई अपराधी है तो उसको दोष सिद्धि के संबंध में जो है तो उसको आरक्षण दिया जाएगा, उसको जो है तो पूरा समय मिलेगा। ठीक है, ताकि वो जो है अपनी दोष सिद्धि साबित कर सके कि मैं अपराधी हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो उसको मिलेगा कि मैं अपराध अगर मैंने नहीं किया है तो उसको मुझे सिद्ध करने का पूरा पूरा समय मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो महाबलीपुरम मंदिर, जिसको मामल्लापुरम, ठीक है, मामल्लापुरम भी कहा जाता है, और ये जो है तो किस राजवंश के? तो ये जो बनवाया गया था तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम एंड उनके जो उत्तराधिकारी आए, उत्तराधिकारी, ठीक है, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। और जो नरसिंह वर्मन ही ये किस राजवंश के थे? तो जो राजवंश था तो ये पल्लव राजवंश के थे। पल्लव राजवंश के, तो पल्लव राजवंश की स्थापना किसने की? ये की थी सहस्त्रविष्णु ने। फिर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। चोल वंश की थी पुलकेशिन प्रथम, विजयालय चोल ने। ठीक है, पुलकेशिन नहीं, विजयालय चोल ने। और प्रतिहार की थी नाग भट्ट ने। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस के डिस्कस करे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड बाय। थैंक यू।